तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है, बाबूजी आपने ज़िंदगी में इतना पैसा कभी देखा भी है? कुलभूषण जी मोतियाबिंद का इलाज करवाने शहर बेटे के पास आए हुए हैं। उनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन सफल रहा और अब बेटे के कहने पर कुछ दिन स्वास्थ्य लाभ के लिए उन्होंने यहीं शहर में रहने का मन बनाया है। वैसे तो गांव में सभी सुविधाएं हैं, पर पत्नी और बेटे के ज़्यादा जोर देने पर वह शहर चले आए। यहाँ बेटे की तरक्की देखकर उनका मन गदगद हो गया। अभी 5 साल पहले ही तो उसने यह नौकरी पाई है और इतने कम समय में ही घर में सारी सुख सुविधाएं और नौकरों की फौज खड़ी कर दी है। इशारा करने से पहले ही वस्तुएं हाजिर हो जाती हैं। उन्हें बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है अपने राजीव पर। सोचा नहीं था जिसे वह नालायक समझते थे वही उनके कुल का दीपक साबित होगा, जिसकी रोशनी से उनके साथ साथ उनके पूर्वजों का नाम भी रोशन हो जाएगा। गांव में सब लोग राजीव की तारीफ करते हुए कहते हैं, वह दीनानाथ का पोता देखो कितना परिश्रमी निकला। 7 पीढ़ियों में जाकर ऐसा गुणवान बालक किसी वंश में पैदा होता है जो अपने साथ साथ पूरे वंश का उद्धार कर देता है। किस्मत वालों को ही ऐसी संतान मिलती है। यह कुलभूषण के अच्छे कर्मों का ही परिणाम है जो उसे राजीव जैसा आज्ञाकारी और संस्कारी बेटा मिला। किसी भी पिता के लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है कि वह अपने बेटे के नाम से पहचाना जाता है। कभी कभी उन्हें दुख भी होता है। वह तो बेटे को सिवाय अभाव के कुछ नहीं दे सके, पर उसने उनकी सारी आशाएं पूरी कर दी। किसने सोचा था कि गांव के मामूली मास्टर का बेटा एक दिन जिले का कलेक्टर बनेगा। राजीव ने अपनी मेहनत से इस मुकाम को हासिल कर पूरे गांव में उदाहरण प्रस्तुत किया है कि अगर मन में सच्ची लगन और मेहनत हो तो आप कोई भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। परिश्रमी व्यक्ति के सामने सभी लक्ष्य छोटे हो जाते हैं। राजीव सारे दिन बहुत व्यस्त रहता है। बाबूजी से उसकी भेंट कभी कभार ही हो पाती है। उन्हें यहाँ आए हुए लगभग 2 महीने हो गए हैं। इस समय में उन्होंने एक दिन भी राजीव को घर पर आराम करते हुए नहीं देखा। उसकी मेहनत देखकर कुलभूषण जी को सुखद शांति होती है कि उनके संस्कार व्यर्थ नहीं गए। उनके मन में जो आत्मग्लानि थी कि इकलौती संतान को भी वह वे सुख सुविधाएं देने में असमर्थ रहे जो उसे मिलनी चाहिए थी, धीरे धीरे कम हो गई है। शायद राजीव ने अपने जीवन में जो अभाव देखा, यह मेहनत उसी का परिणाम है। जो वह पिता से ना पा सका वह उसने अपने परिश्रम से पा लिया है। अब कुलभूषण जी भी क्या करते। 8 जनों का भरा पूरा परिवार था उनका, और बड़ा होने के नाते छोटे भाई बहनों और माता पिता की जिम्मेदारी भी उन पर थी। तभी तो उन्होंने राजीव के जन्म के बाद ही पत्नी सावित्री से कह दिया था कि बस अब उन्हें और बच्चे नहीं चाहिए। पत्नी उनके इस निर्णय से सहमत नहीं थी, पर घर के हालात ही कुछ ऐसे थे कि वह विरोध भी ना कर सकी। एक स्कूल मास्टर की मामूली तनख्वाह और थोड़ी बहुत खेती में इतना बड़ा परिवार चलाना सच में बहुत कठिन था। धीरे धीरे कुलभूषण जी ने अपनी सभी जिम्मेदारियों से मुक्ति पा ली। भाई बहनों का विवाह कर दिया और यथासंभव सहायता करके उन्हें अपने पैरों पर खड़ा भी किया। जहां उनका बेटा राजीव गांव के सरकारी स्कूल में पढ़कर यहां तक पहुंचा, वहीं भाइयों के बच्चे अच्छे प्राइवेट स्कूलों में पढ़कर भी यह उपलब्धि हासिल नहीं कर सके। सावित्री को हमेशा उनसे यही शिकायत रही, मैं आपसे अपने लिए कुछ नहीं मांगती, पर कम से कम मेरे बेटे को अच्छी शिक्षा तो दिलवाइए। चाहते तो वह भी यही थे, पर हमारी सारी चाहतें कहाँ पूरी होती हैं। जिन भाइयों के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व लुटा दिया, वही उन्हें भुला बैठे। सर पर भारी कर्ज, बूढ़े माता पिता की जिम्मेदारी ने उनके हाथ बांध रखे थे। भाइयों ने कभी
उनकी सुध नहीं ली और उनके स्वाभिमानी चरित्र ने उन्हें किसी और के सामने हाथ फैलाने से रोक दिया। जो और जितना उनके पास था उसी से उन्होंने अपना गुजारा कर लिया। अपनी जिंदगी में चाहे वह पैसे भले ही ना जमा कर पाए हों, पर माता पिता की दुआएं और गांव भर में सम्मान उन्हें बहुत मिला और अब रही सही कसर बेटे ने पूरी कर दी। गांव वाले उनकी त्याग और तपस्या को भूले नहीं हैं और राजीव की यह कामयाबी उन्हीं के अच्छे कर्मों का परिणाम मानते हैं। पर स्वयं उन्हें लगता है इन सब में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो वह सावित्री का। केवल वही है जो अच्छे बुरे समय में न केवल उनके साथ रही बल्कि हमेशा उन्हें सहारा देती रही। केवल वही थी जिसने उनसे निस्वार्थ प्रेम किया और उनके बेटे को ऐसे अच्छे संस्कार दिए, क्योंकि उनके पास पत्नी और बच्चों के लिए समय ही कहाँ था। दिन भर स्कूल में रहते, स्कूल से लौटकर गांव के महाजन के पास उसके बही खाते संभालते, देर रात घर लौटते, तब तक सभी सो चुके होते। केवल सावित्री उनकी राह में भूखी बैठी रहती और तब पति पत्नी साथ में भोजन करते। कितना मुश्किल था वह समय, सोचकर ही उनकी आंखें भर आती हैं। उनके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी यदि कोई है तो वह उनकी पत्नी और संतान है। काश वह उनके लिए भी कुछ कर पाते। ईश्वर ने बहू के रूप में भी उन्हें लक्ष्मी दी है। उनकी बहू आरती भी बहुत संस्कारी और गुणवान है। उन दोनों का बहुत सम्मान करती है। अपने बच्चों का यही प्यार और सम्मान ही उनकी सच्ची निधि है। आज जब वह शाम की सैर से घर लौटे तो सावित्री बहुत खुश नजर आ रही थी। उनकी नज़र उसकी कलाइयों में पहने हुए सोने के कंगनों पर गई तो पिछली बात याद आ गई। कैसे उनकी बहन के विवाह के लिए खुशी खुशी उसने अपने सारे गहने दे दिए थे। तब उन्होंने पत्नी से वादा किया था कि वह उसके गहने ज़रूर उसे लौटाएंगे, पर वह वादा निभा नहीं सके। सावित्री ने उत्साह से उन्हें कंगन दिखाते हुए कहा, देखो कितना सुंदर डिज़ाइन है। आज ही बहू मुझे अपने साथ लेकर गई थी और मेरे मना करने के बाद भी यह कंगन दिलवा दिए। मैंने तो कितना कहा था, अब इस उम्र में यह सोने के कंगन पहनकर मैं कहाँ जाऊंगी। तुम अपने लिए कुछ ले लो। पर वह नहीं मानी और बोली, राजीव ने कहा है, मेरी माँ की कलाइयों में यह पुरानी चूड़ियाँ देखकर मैं थक चुका हूँ। अब इन कलाइयों में मैं सोने के कंगन देखना चाहता हूँ। मेरा राजीव कुछ भी भूला नहीं है, चाहे वह आज कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना बन गया हो। माँ की कलाइयों में पड़ी यह पुरानी चूड़ियाँ उसे आज भी याद है। मुझे तो याद भी नहीं कि इन्हें कब खरीदा था। कहते कहते उनकी आंखें भर आई। कुलभूषण जी की आंखों में भी नमी आ गई। उन्होंने कहा, क्यों, क्या हुआ है? तुम्हारी उम्र को अच्छी खासी तो हो, और देखो यह कंगन तुम्हारी कलाइयों में कितने जच रहे हैं। दोनों पति पत्नी चुप हो गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे और आंखों ही आंखों में दोनों बीते समय में हो आए। तभी नौकर वहां आया और बोला, अम्मा, बाबूजी खाना लगा दिया है। भाभी जी आपको खाने के लिए बुला रही हैं। सावित्री जी ने पूछा, क्या राजीव लौट आया है? वह बोला, नहीं अम्मा जी, भैया जी तो देर से आएंगे, पर उन्होंने कहा है अम्मा बाबूजी को खाना खिलाकर सुला देना। दोनों चुपचाप उठकर खाने की टेबल पर आ गए। यहाँ राजीव के बेटे मयंक की बाल सुलभ हरकतें देखकर उनका मन प्रफुल्लित हो उठा। वह अपनी माँ आरती को बहुत परेशान कर रहा था और आरती उसे खाना खिलाने के लिए उसकी अनुनय विनय कर रही थी। वह नाराज था कि आज भी पापा खाने पर हमारे साथ नहीं हैं। उन्होंने कल मुझसे प्रॉमिस किया था कि मेरे लिए नया टॉय लेकर आएंगे। आरती कह रही थी, पापा आपके लिए टॉय लेने ही गए हैं। सुबह जब आप उठोगे तो आपके पास अपना नया टॉय होगा। आपको पता है ना, पापा अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ते। और प्रसन्नतापूर्ण माहौल में सभी ने खाना खाया।
देर रात राजीव उनके कमरे में आया। उसने एक नज़र माँ की कलाइयों पर डाली और मुड़कर जाने लगा तो सावित्री देवी बोली, आ गया बेटा। राजीव बोला, माँ तुम अभी तक जाग रही हो, सोई नहीं? सावित्री देवी बोली, मैं जानती थी तू ज़रूर आएगा। और उसने माँ के हाथ अपने हाथों में ले लिए और बोला, सच में माँ, यह कंगन तुम्हारे हाथों में कितने अच्छे लग रहे हैं। उसने माँ के हाथ चूम लिए और आंखों से कुछ आंसू माँ की हथेलियों पर आ गिरे। उन्होंने बेटे के सर पर हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ पगले, तू रो क्यों रहा है? राजीव बोला, माँ यह तो खुशी के आंसू हैं। आज मैंने खुद से जो वादा किया था वह पूरा किया, जानती हो माँ। जब मैं चाचियों के हाथों में सुंदर चमकदार चूड़ियाँ देखता और तुम्हारे हाथों में वही पुरानी बेरंग चूड़ियाँ देखता तो मुझे बहुत बुरा लगता था। तब मैंने खुद से वादा किया था कि एक दिन अपनी माँ को सोने के कंगन ज़रूर पहनाऊंगा। सावित्री देवी बोली, जुग जुग जियो मेरे लाल, मैं सब जानती हूँ, कुछ भी भूली नहीं हूँ और तूने भी हमारी सारी आशाएं पूरी कर दी हैं। अब जीवन से कोई शिकायत नहीं रही। कुलभूषण जी भी जाग रहे थे और माँ बेटे की यह बातें सुनकर उनकी आंखें भी नम हो चली थी। कितना कुछ देखा है उनके पत्नी और बच्चों ने, शायद इसीलिए उनका राजीव समय से पहले बड़ा हो गया था। उन्हें याद है जब एक दिन राजीव ने उत्साहित होते हुए उन्हें 10 रुपये दिए थे, तब उन्हें लगा शायद राजीव ने यह पैसे कहीं से चोरी किए हैं और बिना उसकी पूरी बात सुने उसको मारने लगे। तब सावित्री ने बीच बचाव करते हुए उसे छुड़ाया था और गुस्से में बोली थी, हमारे संस्कार इतने कमज़ोर नहीं कि हमारा बेटा चोरी करे। यह पैसे इसने मेहनत से कमाए हैं। राजीव की नन्ही नन्ही हथेलियाँ उनके सामने कर दी जिन पर गांठें उभर आई थी। उसने यह पैसे खेत में मजदूरी करके कमाए थे ताकि अपने पिता की कुछ सहायता कर सके। उस दिन वह बहुत रोए थे। साथ ही साथ बेटे से माफ़ी मांगी और वादा लिया था कि वह फिर कभी काम नहीं करेगा, केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान देगा। और उस दिन के बाद से कुलभूषण जी ने खुद को काम में पूरी तरह से झोंक दिया। उनका लक्ष्य अब बेटे को अच्छी से अच्छी परवरिश देना था। आगे की कहानी अगले भाग में आएगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।